हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना, आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी 7th क्लास है और हम लोग देख रहे हैं पृथ्वी हमारा आवास, और चैप्टर नंबर 7 की बात करेंगे। मानवीय पर्यावरण को हम लोग आपका देखेंगे कि मानवीय पर्यावरण क्या है, किस प्रकार की चीजें हैं और कैसे उसमें बस्ती मानव का अस्तित्व है। इन सभी आपके हॉट मुद्दों पर हम लोग आपका बात करेंगे और एक एक मुद्दे को हम लोग बहुत अच्छे से उसको समझेंगे और बहुत अच्छे से हम लोग जानेंगे कि क्या होता है मानवीय पर्यावरण। इस चीज को देखते हुए हम सब चीजों पर स्टेप बाय स्टेप तरीके से बात करेंगे और अपने विचार को रखेंगे। क्लियर है? और अगर किसी को भी किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप लोग लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को, आप अपने प्रश्न को मुझ तक भेज सकते हैं, अगर कोई भी बच्चे का कोई भी ऐसा प्रश्न होता है। चलिए, मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे प्यारे सभी बच्चे घर जाकर अपने सारे लेक्चर्स को बहुत अच्छे से रिवीजन करते हैं और एक बिल्कुल आप प्रॉपर तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे हैं। चलिए हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए, चैप्टर नंबर 7 जो है आपके समक्ष है और चैप्टर नंबर 7 को हम लोग वो आपका देख चुके हैं और चैप्टर नंबर 7 में सारी चीजें हमारे सामने हैं और एक एक करके हम सारी चीजों को पढ़ेंगे और इन पर एक एक चीजों को हम लोग आपका विचार भी करेंगे कि ये चीजें क्या हैं और क्या नहीं है। इसको हमको आपको देखना है बहुत अच्छे तरीके से, ताकि हम सब चीजों को बहुत अच्छे से आपका समझ जाएं। देखिए, हम बात कर रहे थे मानवीय पर्यावरण की। तो मानवीय पर्यावरण के अंदर आता है बस्तियां, परिवहन एवं संचार। इन तरह की सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं और इनको हम लोग एक एक करके इसको देखते हैं। देखिए, जैसा कि अध्याय 1 में हम पढ़ चुके हैं कि प्रारंभिक मानव भोजन, वस्त्र एवं आवास के लिए पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर था। यानी कि जो पहले का आदि मानव था वो टोटली डिपेंडेंट था किस पर? आपका नेचर पर। किस पर था? आपका नेचर पर डिपेंडेंट था। ठीक है, लेकिन समय के साथ उसने नए कौशल विकसित करने, खाद्य पदार्थ उत्पादन करने, घर बनाने, यातायात एवं संचार को बेहतर संसाधनों का विकास समझा। इस प्रकार उसने अपने आवास को, वातावरण को अपने अनुकूल बनाया। कैसे बनाया? जो उसका वातावरण था और उन्होंने क्या कर लिया, उसको अपना अनुकूल बना लिया। ठीक है, क्या किया? उसको अनुकूल किया। अब देखिए, बस्तियां वे स्थान हैं जहां लोग अपने लिए घर बनाते हैं। बस्ती किसे कहेंगे आप? जहां पर लोग अपने लिए घर बनाते हैं, बहुत सारे लोगों का बसेरा होता है, उसको हम क्या बोल देते हैं? बस्ती। प्रारंभिक मनुष्य वृक्षों तथा गुफाओं में निवास करते हैं। जब उन्हें फसलें उगाना आरंभ किया तो उनके लिए एक स्थायी घर बनाना आवश्यक था। बस्तियों का विकास नदी घाटी के निकट हुआ क्योंकि वहां पर्याप्त मात्रा में जल संसाधन था एवं भूमि उपजाऊ थी। भूमि कैसी थी? उपजाऊ थी। व्यापार, वाणिज्य एवं वन निर्माण के विकास के साथ साथ ही मानव बस्तियां बड़ी होती गई। नदी घाटी के निकट समस्त पनपने लगी एवं सभ्यता का विकास हुआ। क्या आपको सिंधु, गिलगित, नीर, हेवांग ही नदी के किनारे बसी हुई सभ्यता का नाम याद है? अब देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में सिंधु नदी पर कौन सभ्यता थी? सिंधु घाटी सभ्यता। नील नदी पर कौन सी थी? मिस्र की जो आपकी हुई थी। क्लियर है? होवांग वाली नदी पर भी आपकी सभ्यता थी। तो कहीं ना कहीं जितनी भी आपके प्राचीन समय में जो सभ्यता थी वो किसी ना किसी नदी के किनारे आपका विकसित हुई हैं और उनको हमको देखना चाहिए और उनको समझना चाहिए कि क्या आपका किस प्रकार की ये सारी चीजें हैं। ठीक है, और हमको याद भी रखना चाहिए। बस्तियां स्थायी या अस्थायी हो सकती हैं। जो बस्तियां कुछ समय के लिए बनाई जाती हैं उन्हें अस्थायी बस्ती कहते हैं। घने जंगलों, गर्म एवं ठंडे रेगिस्तानों तथा पर्वतों के निवासी अक्सर अस्थायी
बस्तियों में रहते हैं और आखेटक संग्रहक स्थानांतरित कृषि एवं ऋतु प्रवास करते हैं। यद्यपि अधिकांश बस्तियां आज स्थायी बस्तियां हैं और इन बस्तियों में लोग रहने के लिए अपने घर बनाते हैं। क्या करते हैं लोग? उनको रहने के लिए अपने घरों का जो है वो आपका निर्माण करते हैं। एक इमेज हमारे सामने है और बहुत सुंदर आपका लौकिक जो आपका चित्र है, इस चित्र को आप लोग देख सकते हैं और इस चित्र को आप लोग समझ भी सकते हैं। ठीक है, देखिए, क्या आप जानते हैं वे स्थान जहां भवन अथवा बस्तियां विकसित होती हैं उन्हें बसावन का स्थान कहा जाता है। आदर्श वास स्थान के चयन के लिए प्राकृतिक दशाएं, अनुकूल जलवायु, जल की उपलब्धता, भूमि, उपयुक्त भूमि, उपजाऊ मृदा, ये सब चीजें क्या होती हैं आपके लिए जरूरी होती हैं और आपको ध्यान रखना आवश्यक होता है। अब आपको आगे कुछ और चीजों को देखना है और आगे बहुत सारी चीजों को क्या है इसमें जानना है और इन बहुत सारी चीजों पर हम लोगों को स्टेप बाय स्टेप करके एक ही चीजों पर अपना विचार रखना है और इसको देखना है। देखिए, ऋतु प्रवास क्या होता है? सबसे पहले आपने बहुत बार सब सुना होगा ऋतु प्रवास। लोगों के मौसमी आवागमन को ऋतु प्रवास कहते हैं। जो लोग पशु पालते हैं तथा वे मौसम में परिवर्तन के अनुसार नए चारागाह की खोज निकालते हैं, उनको क्या कहते हैं हम लोग? कि ये आपका ऋतु प्रवास है और इसको हमको समझने की थोड़ी सी जरूरत है और बहुत बड़ी आवश्यकता भी है। ठीक, मैरी का जन्मदिन था। केक काटने के लिए है वह अपने मित्रों के साथ गुरप्रीत की प्रतीक्षा कर रही थी। कोई आप जैसी स्टूडेंट थी मैरी और वो अपने केक कटिंग सेलिब्रेशन के लिए कोई स्टूडेंट रहा होगा उसका बैचमेट गुरप्रीत की वो वेट कर रही थी। आखिरकार थकी खांसती हाँफती हुई गुरप्रीत वहां पहुंची। उसने बताया कि अत्यधिक यातायात जाम था। मैरी की माँ थेमस प्रीत गुरप्रीत की पीठ थपथपाकर गहरी सांस भरी। ओह, हमारे शहर में बहुत प्रदूषण है। प्रसाद हाल ही में गांव से आया था। उसने पूछा, शहर में इतना प्रदूषण या यातायात क्यों हो जाता है? शहरों में बढ़ती आबादी के कारण दिन प्रतिदिन वाहनों की संख्या बढ़ती जाती है। मैरी के पिता थॉमस ने कहा। मैरी ने पूछा, तब लोग शहर क्यों आते थे? क्योंकि उनकी मां ने उत्तर दिया, वे नौकरी, शिक्षा और चिकित्सा सुविधाओं की तलाश में आते थे। मैरी ने पूछा, इतनी संख्या में लोग शहर आते रहे हैं या ये सारे लोग कहाँ रहते हैं? मिस थॉमस ने कहा, यही कारण है कि अत्यधिक आपकी संख्या में गंदी बस्ती, अवैध बस्ती आपकी दिखाई देती है, जहां लोग भीड़ भाड़ एवं अस्वास्थ्यकारी परिस्थितियों में रहते हैं। शहरों में जल एवं विद्युत की कमी एक सामान्य समस्या है। प्रसाद के लिए कहा, हमारे गांव में बड़े सिनेमा घर हैं, अच्छी सुविधाओं वाले स्कूल एवं अच्छे अस्पताल नहीं हैं, लेकिन हमारे पास बहुत सारी खुली भूमि एवं सांस लेने के लिए ताजी हवा मिलती है। जब मेरे दादाजी बीमार थे तब उन्होंने शहर के अस्पताल में लाना पड़ा। अब देखिए, शहरों को अगर आप लोग देखेंगे, अगर मैं इस सारी परिकल्पना को छोड़ दूं और एक अपने व्यक्तिगत रूप से भी अगर मैं शहर की परिकल्पना अपने विचार में बनाऊं तो आपको समझ आएगा कि शहर का अगर आप लोग वातावरण देखेंगे तो शहर में अच्छे स्कूल, अच्छी हॉस्पिटल फैसिलिटी और बहुत सारी एजुकेशन पॉइंट्स और बहुत सारी हमारी रोजमर्रा के जीवन की या फिर जो हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट नीड्स हैं वो सारी फुलफिल होती हैं, चीजें आपकी कवर होती हैं। अब देखिए, जितना शहर हमारे लिए लाभदायक है उतना ही हानिकारक भी है। अब कैसे है बच्चों? देखिए, शहर में बढ़ता पॉल्यूशन और बढ़ता आपका ट्रैफिक जाम, इसका एग्जाम्पल आप लोग समझ सकते हैं कि शहरों में क्या है, हीट आइलैंड एक कॉन्सेप्ट निकल के आया है। शहरों में बहुत ज्यादा घुटन, उमस, समझ रहे हो, और पोल्यूशन और फ्रेश ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से आपको घुटन, दमा, फेफड़ों के इस तरह की बहुत सारी ना जाने मल्टीपल डिसीज के आप लोग शिकार होते जा रहे हैं। और ये डिसीज क्या करती हैं, हमको हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए और बहुत सारा इम्पैक्ट हमारी बॉडी पर आपका गिरती हैं और जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उसका रेट भी कम करती जा रही है हर साल। तो हमको इन चीजों को समझना है।
अगर हम लोग गांव में बात करें तो गांव का देखिए नेचुरल जो आपका एनवायरनमेंट है वो हमको मिलता है, बहुत सारी क्लीन एंड बिल्कुल फ्रेश एयर हमको प्रोवाइड है, मतलब एक्सेट्रा बहुत सारी चीजें हैं जो हम जिनको बहुत अच्छे से एक एक करके हम उन पे विचार कर सकते हैं, एक एक करके उनको हम लोग देख सकते हैं और हम लोग बहुत अच्छे से उनको समझ भी सकते हैं कि ये चीजें किस प्रकार की हैं और इनका क्यों ये ऐसी चीजें हो रही हैं। हमें इनको समझना चाहिए, हमें इनको आपका विचार करना चाहिए ताकि हम लोग इसको बहुत अच्छे से समझ सकें। और गांव में शिक्षा और अस्पताल संबंधी बहुत सारी चीजों की आपकी प्रॉब्लम है जिसके लिए लोगों को शहर की तरफ अपना रुख करना पड़ता है। यही वजह है कि लोग शहरों की तरफ आपका अपना रुख कर रहे हैं, लोग गांव को छोड़कर आपका शहरों की तरफ आपका बढ़ रहे हैं, क्योंकि वहाँ आज के समय में रोजगार के भी शायद बेहतर अवसर उपलब्ध हैं गांव में। तो ये सारे ऐसे रीजंस रहे हैं जो आपको लोगों को प्रभावित कर रहे हैं अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। तो हमें इन सारे पॉइंटों को आपके समझने की और बेहतरी से जानने की आवश्यकता है कि ये पॉइंट क्या है सारे और क्यों वो आपको जरूरी है, ताकि हम लोग इनकी हर एक प्रॉपर्टी को अपने जो माइंड है हम उसको समझ सकें और इसको हम लोग आपका एक एक करके सब चीजों को जान ले कि ये चीजें क्या हो रही हैं। ठीक है, अब देखिए सघन बस्ती का जो इमेज है हमको दिया गया है, हमको इन सारे इमेज को समझना चाहिए और इस पर विचार करना चाहिए कि वो आपका किस प्रकार से ये सारी चीजें हो रही हैं और ये चीजें क्या हैं, क्यों हैं और कैसे इनका इम्पैक्ट हमारी लाइफ में बाप का पड़ रहा है और कैसे ये हमको प्रभावित करती हैं। अगर हम इनको समझते हैं तो ये मान लीजिए हमारी बहुत सारी चीजें आपकी सरल हो जाएंगी और शायद जो आपकी मल्टीपल डिसीज हैं उनको हम लोग आपका इससे निपट पाएंगे। ऊपर दिए गए संवाद में वस्ती के दो विभिन्न चित्रण हमारे सामने हैं। कह रहे दो चित्रण हैं वो हमारे सामने रखे गए हैं और दोनों चित्रण को हमको पढ़ने की जरूरत है और उसको समझने की बाप का जरूरत है कि ये बाप का किस प्रकार से हैं, क्या सारी चीजें हैं, ताकि हम लोग इसको बहुत अच्छे से इनको समझ सकें और कर सके। ग्रामीण और शहरी, क्या कह रहे हैं आपका कि ग्रामीण और शहरी बस्तियां गांव बस्तियां होती हैं जहां लोग कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी, दस्तकारी, पशुपालन संबंधी कार्य करते हैं। ग्रामीण बस्ती सघन प्रकीर्ण होती जा रही हैं, इनके आसपास बने हैं प्रकीर्ण बस्ती लोगों के दूर दूर क्षेत्रों में व्यापक फैली हैं। इस प्रकार बस्ती मुख्यतः घने जंगलों में इस प्रकार में जलवायु अतिवृष्ट पाई जाती है। ग्रामीण क्षेत्र में लोग अपने पर्यावरण के अनुकूल घर बनाते हैं। अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ढाल छत बनती हैं और अपने स्थान पर नए वन आपकी जमा होते हैं और ऊंचे प्लेटफॉर्म अथवा सिस्तल के घर बनाए जाते हैं। गर्म जलवायु वाले क्षेत्र में मिट्टी की मोटी दीवार वाले घर पाए जाते हैं। इनकी छतें फूस की बनी होती हैं। स्थानीय सामग्री जैसे पत्थर, पंख, चिकनी मिट्टी, तृण आदि का उपयोग आपका घर बनाने में किया जाता है। यानी कि इतना सरल नहीं है जितना हम लोग सरल सोचते हैं कि घर गांव में यही बन जाते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी कॉस्टिंग उसमें लगती है, तो उन सब चीजों को हमको स्टेप बाय स्टेप हमको समझना है ताकि ये कॉस्टिंग क्या है। नगर बस्तियों में, नगर छोटे और शहरों में उनकी बड़ी बस्तियां होती हैं। नगर क्षेत्रों में लोग निर्माण, व्यापार, सेवा में कार्यरत हैं। अपने राज्यों के कुछ गांव और शहरों में आपका नाम लिखवा रखे हैं। इस तरह की ये सारी चीजें होती हैं और इस तरह की ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी और आप इसको बहुत अच्छे से समझ भी सकते हैं कि किस प्रकार की क्या चीजें हैं। और आप इसको अगर समझ लेंगे तो ये मान लीजिए कि आपका बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए सरल हो जाएंगी और आप उनको एक एक करके अच्छे से देख भी सकते हैं और उनको पढ़ भी सकते हैं कि क्या है ये चीजें और क्यों हैं। ठीक है बच्चों, तो आप इस तरह से सारी चीजों को पढ़ेंगे तो सब बहुत अच्छे से आपकी तैयारी भी हो जाएगी। ठीक है, अब थोड़ा सा ना हम ट्रांसपोर्ट के ऊपर बात करते हैं कि परिवहन की स्थिति क्या बनी हुई है, क्यों जरूरी है परिवहन और परिवहन को लेकर सरकार के क्या प्रयास हैं, क्या रुख हैं। इन सब प्रयासों को हम लोगों को
एक एक करके स्टेप बाय स्टेप तरीके से हमको देखना चाहिए और हमको इन पर विचार करना चाहिए कि क्या चीजें हैं जिस तरीके से हम लोग इनको डील कर सकते हैं या हम लोग इनको देख सकते हैं कि कैसे ये हों। ठीक है, तो बच्चों इस पर हम बात करें आपका कि क्या है ट्रांसपोर्टेशन। तो फिलहाल जितना हमने पढ़ा है इतने में कोई आपको प्रॉब्लम है, कोई चीज है आपको समझ नहीं आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा, मान लीजिए कोई आपका डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई चीज आपको समझ नहीं आ रही है, आप मुझसे पूछिए। अगर आपको कोई डाउट है बच्चों, अगर डाउट है तो आप उसको बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं, आप चीजों को समझ सकते हैं किस प्रकार का हो रहा है, क्या अवस्था है, क्या स्थिति बनी हुई है, ताकि हम इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से देख सकें और बहुत अच्छे से आपको क्लैरिफाई आपका कर सकें। हमको ये समझने की आपका ज़रूरत है ताकि हम लोग इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से समझें कि ट्रांसपोर्टेशन को लेकर हमारी क्या समस्याएं हैं और क्यों बढ़ रही हैं ये सारी समस्याएं। तो देखिए, परिवहन परिवहन लोगों एवं सामान के आवागमन का साधन है। क्या है कि हम लोग क्या कर सकते हैं आपका परिवहन से, एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम लोग अपने सामान को बहुत अच्छे से आपका भेज सकते हैं, सरल रूप से उसको चेक कर सकते हैं, हम इसको देख सकते हैं कि सामान कहाँ से कहाँ पहुंचा है, और इसको समझकर हम लोग इन सारी चीजों पर हम लोग एक एक करके आपका विचार करते हैं कि भाई हमारी समस्या क्या है, कैसा हमारा सामान पहुंच रहा है, कैसे लोगों का आवागमन है, और वर्तमान में किस प्रकार के प्रयास जो हैं आपके सरकार द्वारा इस दिशा में आप किए जा रहे हैं। तो ये सारी चीजों को हमको देखना और पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। क्लियर है, ताकि हम लोग इनको अच्छे से समझ सकें। आइए, पुराने समय में अधिक दूरी तय करने के लिए अत्यधिक समय लगता था और उस समय लोग पैदल चलते थे एवं अपने सामान को ढोने के लिए पशुओं का प्रयोग करते थे। पहिए की खोज, परिवहन आसान हो गया। परिवहन के साथ विभिन्न संसाधनों का विकास होता गया, लेकिन आज भी लोग परिवहन के लिए सिर्फ पशुओं का ही प्रयोग करते हैं। अब अगर आप पुराने समय में देखोगे तो पुराने समय में क्या था बच्चों कि सबसे पहले क्या हुआ था बच्चों, आपका विकास हुआ था किसका, पहिए का, आदि मानव काल में। तब से लेकर अब तक हम लोग क्या चल रहे हैं, उसी को आकार को अपना फोकस मानकर हमारा यहाँ से ही हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई थी आपका ट्रांसपोर्ट की। और उस ट्रांसपोर्ट की जर्नी से लेकर आज आप देख सकते हैं कि बच्चों हम लोग कहाँ से कहाँ निकल गए हैं। आप चाहे वायुयान हो, चाहे आपका जल मार्ग हो, आपके ट्रांसपोर्ट, बस, कार सुविधा, हर जगह में हम लोगों ने एक खास व्याख्याति जो है आपकी प्राप्त कर ली है, और उसमें हम लोग बहुत हद तक आपके सफल रूप में हम लोग इसमें सफल हुए हैं और सारी चीजों को हम लोग बहुत अच्छे से पहुंच भी चुके हैं। और कैसे हम लोग आज भी आपका पशुओं का जो है वो आपका प्रयोग करते हैं, और उस प्रयोग को हम लोग समझते हैं कि क्या आपका प्रयोग है और क्या इसमें सारी चीजें हैं, इनको हमको देखने की, एक एक करने की हमको जरूरत है। और इस जरूरत को हम लोग आपका एक एक करके इन सब चीजों को आपका समझते हैं कि क्या है ये जरूरतें और क्यों हम इनको महत्वपूर्ण मानते हैं, ये हमको समझने की आवश्यकता है। ठीक है, ताकि हम लोग इन सब चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ लें और बहुत अच्छे से हम लोग इनको देख लें। तो यहाँ तक तो मैं मानता हूँ कि शायद कोई किसी को समस्या नहीं होगी, कोई खास प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे प्यारे बच्चों को। तो अगर कोई है भी तो आप मुझसे पूछ लीजिए कि ट्रांसपोर्टेशन में। अब देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग इस पर। हमारे देश में सामान्यतः गधे, खच्चर, बैल एवं ऊंट आपके उपयोग किए जाते थे। ट्रांसपोर्टेशन में पहले तो हम ऊंटों का प्रयोग करते थे, घोड़े, खच्चर, घोड़े गाड़ियां होती थी, आपको वेट ले जाना खच्चरों पर, गधों पर, ऊंटों पर, जो उनकी सवारी बनी होती थी, उस पर हम लोग क्या करते थे, अपने आप को हम लोग इन सब चीजों को आपका ढोया करते थे, ताकि हम लोग इसको देख लें और हम लोग इस पर बात करते थे। इस तरह से इन सब चीजों को हम लोग आपका ले जाते थे। ठीक, दक्षिणी अफ्रीका के एंडीज पर्वत क्षेत्र में लांबा का उपयोग उसी तरह होता है जैसे तिब्बत में याक का। देखिए, दक्षिण अफ्रीका में एक पशु मिलता है लांबा, और लांबा का हम लोग प्रयोग क्या करते हैं, एंडीज पर्वत पर कुछ ले जाना उसके लिए,
और तिब्बत में एक बैल होता है याक। याक को क्या करते हैं, तिब्बत में यूज करते हैं, ऐसे ये लोग यहाँ पर आपका देखते हैं। तो इस तरह से सारी चीजें होती हैं और उन चीजों को हमको समझने की जरूरत है और उनको जानने की जरूरत है कि क्या है ये चीजें और किस प्रकार से हैं, ठीक, ताकि आप इनको समझ सकें और आप इनको देख सकें कि क्या है और किस तरह से ये सब चीजें हैं। आगे देखिए थोड़ा सा। प्रारंभ में अन्य देशों में व्यापार को भारत तक पहुंचाने का अनेक महीने लग जाते थे। वे समुद्री मार्ग या थली मार्ग से आते थे। हवाई यात्रा ने परिवहन को दुरुस्त बनाया है। यानी जो एयर ट्रांसपोर्टेशन है उसने क्या कर दिया, उसको बहुत दुरुस्त बना दिया है। आज भारत से यूरोप की यात्रा केवल 6 से 8 घंटे में समय लगता है। इस प्रकार परिवहन में अत्यधिक समय की बचत होती है। 4 प्रमुख संसाधन है। हम लोग आपके सड़क के माध्यम से, रेल के माध्यम से, जलमार्ग के माध्यम से और वायु के माध्यम से हम एक स्थान से दूसरे स्थान बहुत सुगमता से आपका पहुंच जाते हैं। और जिस तरह से हमको जहां जाना है हम वहां पर अपनी जो उचित दूरी है उस दूरी को हम लोग आपका कवर कर लेते हैं और उसको हम लोग जहां हमको जाना है हम उसके अपनी उन सबको हम लोग आपका प्राप्त करते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए और ये थोड़ा सा आपको जानकारी जो है हो जानी चाहिए कि क्या चीजें हैं और किस तरह से हैं। ये थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान देना है, ठीक। बात करेंगे सड़क मार्ग की कि सड़क मार्ग पर क्या कंडीशंस है और कैसा ट्रांसपोर्टेशन है। तो देखिए आज के समय में आपको रोड बड़ी हाईटेक दिखाई देंगी। एक्सप्रेस वे, पेरिफेरल, लिंक रोड और नए नए आपके 6 लेन हाईवेज बन रहे हैं ताकि लोगों को सड़क आसानी से प्रोवाइड हो और लोग अपने परिवहन की सुविधा को, अपने मार्ग के चीजों को बहुत अच्छे से उपलब्ध करें। और फ्लाईओवर जैसी चीजें आ रही हैं। देखिए कम दूरी यातायात में अधिक उपयोग किए जाने वाले सड़क मार्ग हैं। सड़कें पक्की एवं कच्ची हो सकती हैं। चित्र 7.6, 7.7 मैदानी क्षेत्रों में सड़कों का घना जाल बिछा है। मरुस्थल, वन एवं ऊंचे पर्वत जैसे स्थानों पर भी सड़क बनी हुई है। हिमालय पर्वत पर मनाली लेह राज विश्व मार्ग सबसे चौड़ा है। सड़क मार्ग में एक है। भूमिगत सड़कों पर भूमिगत मार्ग से ये सब है और फ्लाईओवर तक ऊंची संरचना आपकी बनी हुई है। ये आपको देखने की आवश्यकता है, इसको समझने की आवश्यकता है, ठीक है। आप इसको समझ लीजिए। पक्की सड़क और कच्ची सड़क, आजकल देखिए इस प्रकार के जो हाईवे हैं ये आपके बन रहे हैं और ये आपके 8 लेन हाईवे हैं, कहीं आपका 4 लेन हाईवे बन रहे हैं। ये एक साइड जाने का एक साइड आने का, ताकि अब ट्रांसपोर्टेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। बस आदमी अपनी के स्पीड से अब क्या हो, अपनी ऊंची दूरी तक पहुंच जाए। तो इस प्रकार हम लोग सड़क मार्ग को डेवलप करने का हर एक प्रयास आपका सरकारों के द्वारा किया जा रहा है ताकि हम जिस चीज को चाहते हैं या फिर जितनी हमारी उम्मीद है कि हम इनको प्राप्त कर सकें उस पर उनकी सारी जो फोकस है वो आपका बना रहता है, या उनकी कोशिश पूरी यही है कि हम जिन चीज को सोच रहे हैं वो हमारा प्रयास जो हो वो आपका सफल हो जाए। ऐसी सरकार की चाह है। तो हमको इन सब चीजों को समझने की जरूरत है और देखने की कि क्या चीज है, ताकि हम लोग इनको बहुत अच्छे से पढ़ें। तो यहाँ तक आप लोगों ने देखा, यहाँ तक आप लोगों ने पढ़ा, समझा कि क्या स्थिति है, आप इसको देख रहे हैं, ठीक है बच्चों। इतना किसी को डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, इतना पूछिए। अगर कोई डाउट है तो। अब बात करेंगे रेलवेज की। रेलवे द्वारा तीव्र एवं कम खर्चे वाले लोग आवागमन भारी सामान को ढोने का कार्य, वाष्प के ईंधन की खोज, औद्योगिक क्रांति ने विकास, रेलवे परिवहन को तेज विकास किया है। डीजल एवं विद्युत ईंधनों के व्यापक रूप से वाष्प के ईंधन का स्थान लिया है। सुपरफास्ट रेलगाड़ी के परिवहन की गति
में और तीव्र आई है। मैदानी भागों में रेल मार्ग का जाल व्यापक रूप से फैला है। उन्नत प्रौद्योगिकी कुशल से दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में रेल मार्ग बनाना संभव हो गया है, लेकिन इसकी संख्या काफी कम है। भारतीय रेल मार्ग का जाल भली भांति विकसित है। यह एशिया में सबसे बड़ा है और कह रहे हैं कि एशिया का आपका सबसे बड़ा आपका ये मार्ग है। तो इस मार्ग को समझने की आपको आवश्यकता है और एशिया में हम लोग बहुत अच्छी कंडीशंस में हैं। और हम लोग अभी देखिए एक प्रश्न है, मेरा प्रश्न ये है, आपको ये बताना है कि भारत का रेलवे नेटवर्क वर्ल्ड का कौन से नंबर का है और सड़क में कौन से नंबर का है, वायुयान में कौन से नंबर का है और जल में कौन से नंबर का है। इन सारी चीज़ों को आपको पता करके मेरे को बताना है कि सर ये इसका नंबर है, इसवें नंबर पर हम विश्व में हैं, ताकि मैं इसको समझ पाऊँ और जान पाऊँ, ताकि एक नंबर मेरे को मिल जाए। क्लियर है? ये आपके लिए होमवर्क है, बस छोटा सा एक प्रश्न आप इसको कर दीजिए, तो सारी चीज़ें मेरे को साफ हो जाएंगी। ठीक है? तो आपने रेलगाड़ी को पढ़ा, इन सब चीज़ों को आप लोगों ने पढ़ लिया है। अब एक चीज़ दिखाई दे रहा है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। इसको लिख लीजिए कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। दूसरा इसमें देखिए, जो पश्चिमी रूस से लेकर सेंट पीटर्सबर्ग से प्रशांत महासागर तट पर फैला हुआ है। कहां तक फैला हुआ है? आपका प्रशांत तटीय का जो व्लादिवोस्तोक तक फैला हुआ है। अब देखिए ये यहां से यहां तक है, ध्यान दें आप लोग। मैं दूसरे कलर से आपको कर देता हूं ताकि आपको एग्जैक्ट चीजें मिल जाएं। देखिए ये रहा सेंट पीटर्सबर्ग, यहां से चलता हुआ ये आपका ट्रांस साइबेरियन आपका रेल मार्ग है, जो क्या है कि ये है स्टेशन और ये है सेंट पीटर्सबर्ग। कहाँ पड़ता है? और रूस में। ये क्या है? विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। कैसा है? विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग। ध्यान रहेगा, इसको नोट करिए और इस पूरी पोजीशन को आप लोग देख लीजिए, ताकि आपको पता रहे कि ट्रांस पैसिफिक रीजन का जो क्षेत्र है वो कहाँ तक है, क्या चीजें हैं। ये सब चीजें आपको याद रहेंगी तो सारी चीजें बड़ी आसानी से हो जाएंगी और आपको समझ भी आएंगी। क्लियर है बच्चों? चलिए अब आपको इसी तरह से सब चीजों पर ध्यान देना है। तो आज आपने बच्चों बस्तियों के विषय में पढ़ा कि क्या समस्या है, क्यों पोल्यूशन है और क्या स्थिति बनी हुई है गांव में, शहर में, ग्रामीण क्षेत्र में, उसके विषय में जाना। साथ में हम लोग जो हमारा आपका परिवहन है, हमारा जो आपका ट्रांसपोर्टेशन है, उस ट्रांसपोर्ट के बारे में हमने पढ़ा कि हम किस किस माध्यम से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। जैसे हम लोग सड़क मार्ग को देख रहे थे और दूसरा हम रेल मार्ग को देख रहे थे। अभी दो टॉपिक को भी हमने पढ़ा है और उसके विषय में भी हमने बहुत सारी जानकारी को अपने इस लेक्चर के अंदर समाया है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।